हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम Adda247। आपका स्वागत करता हूं। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 नवंबर को, उसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस देनी है। अंतिम समय में एग्ज़ाम में बाल विकास के क्वेश्चंस को कैसे करें। जी हाँ, बाल विकास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पूरे एजुकेशनल साइकोलॉजी में। जितने भी लोग यूपी टेट के, इसके अलावा भी जो लोग शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। साथियों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं उन टॉपिक के, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो खास करके यूपी टेट के विद्यार्थी तैयार हो जाएं और हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं आपको 18 नवंबर को किन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। पहला जो फील्ड है साथियों, विकासात्मक मनोविज्ञान का, आप देखेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप लोगों को जो थ्योरीज हैं, खास करके जीन पियाजे की थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी, एरिक्सन के बारे में पढ़ना है, फ्रायड के बारे में पढ़ना है और वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है। इन थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये विकासात्मक मनोविज्ञान के का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पियाजे में आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जैसे स्कीमा के बारे में ध्यान से पढ़ना है, और बच्चे का जो अलग अलग चरण होता है, उसके विकास का, उसके संज्ञान का या ज्ञान का विकास कैसे होता है, उन चरणों को ध्यान से पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद वाइगोस्की के बारे में, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, एसोसिएटिव लर्निंग होती है, स्कैफोल्डिंग होता है, या बच्चा कैसे सहयोग के द्वारा सीखता है, ZPD क्या है, ये सभी, या MKO क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप, या मोर नॉलेजेबल अदर्स, या दूसरे अधिक जानते हैं, या बच्चे को सहयोग कैसे किया जाता है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा है आपका एरिक्सन के बारे में। एरिक्सन ने पूरे मानव जीवन को 8 भागों में, 8 स्टेजेस में बांटा था, और एरिक्सन से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। कई बार 5 चरणों तक या 4 चरणों तक पूछ लिए जाते हैं, जिसमें शर्म बनाम संदेह होता है, विश्वास अविश्वास होता है, मेहनती बनाम हीन भावना होता है। इन स्टेजेस को ध्यान से पढ़ के जाना है। इसके बाद सिगमंड फ्रायड से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में मनोलैंगिक विकास जो होता है, मनोलैंगिक विकास से सवाल पूछे जाते हैं। उन अवस्थाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, या बच्चा क्या सोचता है, वहाँ से पूछ लिया जाता है। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएँ होती है। ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, फैलिक स्टेज है, और इसके अलावा लेटेंसी स्टेज है एंड जेनाइटल स्टेज है। इस तरह से 5 अवस्थाएँ हैं, ये याद रखना है। इसमें यहाँ से क्वेश्चंस उभरते हैं। ओडिपस क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ईड ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, या इन सारी चीज़ों से सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा गया है। इसको जरूर पढ़ना है साथियों, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले चरण में, जो अधिगम है, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है टीचिंग और लर्निंग का है। और जो NCF है, NCF की क्या गाइडलाइन है, NCF 2005 जो है टीचिंग और लर्निंग को कैसे डिफाइन करता है, NCF की क्या उपयोगिता है अधिगम को लेकर के। तो अधिगम से पहले जो यूपी टेट में जो सवाल पूछे जाएंगे, खास करके थ्योरीज को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। थ्योरीज में खास करके स्किनर हैं, पावलोव हैं और थॉर्नडाइक के, ये 3 सिद्धांत हैं। स्किनर ने क्या बताया, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के बारे में बताया। पावलोव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, और थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर है। थॉर्नडाइक से उनके कुछ लॉज हैं, जो 7 नियम है, 7 में से 3 मुख्य नियम है, 4 गौण नियम है, वहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत में आप देखेंगे जो 3 मुख्य नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, या इसके अलावा एक और है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, लॉ ऑफ रेडीनेस हो गया, एंड लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाववाद का नियम है, और थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म के नाम से इनका सिद्धांत भी जाना जाता है। इसके बाद इन नियमों से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद पावलोव से जो सवाल आएंगे, पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। इसमें 2 स्टिमुलस होते हैं, जोड़े में स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें को आपको थोड़ा सा एक बार रिविजन करके जाना है साथियों। इसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, वहाँ से जो स्किनर के ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, स्किनर बॉक्स का नाम क्या है, तो उसका स्किनर बॉक्स हो गया। रैट के ऊपर प्रयोग किया था, सफ़ेद रैट था या सफ़ेद चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। ये सब कुछ खास बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो स्किनर में ज़्यादा सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ध्यान देने की, वो है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट है, पुनर्बलन या प्रबलन और दंड का क्या प्रयोग है। स्मृति में यहाँ से चीज़ों को पूछ लिया जाता है। हल का सिद्धांत है, एडवर्ड सी टॉलमैन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं।
इसके बाद जो मेमोरी है, जो स्मृति का हिस्सा है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम में मेमोराइजेशन या लर्निंग में याद करने की जो भूमिका होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे बच्चा रिसाइट करता है, कविता है कोई, कैसे रिसाइट करेगा, या साउंड का क्या सिस्टम है, सीरियल लर्निंग क्या होती है, कैसे याद होता है, एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है, कैसे याद होती है चीज़ें, याद करना और भूलने में क्या संबंध है। इसमें आप देखेंगे लर्निंग कर्व और मेमोरी के बारे में दोनों के संबंधों को पढ़ लेना है, तो लर्निंग कर्व के बारे में भी पढ़ लेना, लर्निंग प्लेटू के बारे में पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद जो मेमोरी है, मेमोरी में एबिंगहास के बारे में पढ़ लेना आप लोग, और एटकिंसन एंड शिफरिंग का जो मॉडल है कि मेमोरी कैसे काम करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है LTM और STM क्या होता है, शिफरिंग का मॉडल क्या है। शिफरिंग का मॉडल मैं संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी सूचना बाहर से आती है, मस्तिष्क तक पहुँचती है, ये एक प्रोसेस होता है। मस्तिष्क तक पहुँचने के पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होता है। तो इस तरह से आपको केयरफुल रहना है। यहाँ से ये थ्योरीज हैं, चूँकि यूपी टेट में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इसके बाद अभिप्रेरणा से सवाल पक्के आएंगे कि लर्निंग और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और अधिगम में क्या संबंध है, तो ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक अभिप्रेरणा अच्छा नहीं होगा, अभिप्रेरणा का स्तर उच्च नहीं होगा, लर्निंग अच्छी नहीं होगी। अभिप्रेरणा और अधिगम में सहसंबंध होता है। और अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा में एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, जिसको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, नेचुरल होती है, भूख प्यास काम, ये तीन अभिप्रेरणाएं जो होती हैं नेचुरल होती हैं, जो शरीर से उत्पन्न होती हैं। और बाह्य अभिप्रेरणाएं जो होती है वो बाहर से थोपी जाती हैं। दोनों में अंतर आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो आप अभिप्रेरित होंगे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे और खाना खाएंगे आप जा करके। दूसरा है कि मान लीजिए आप किसी होटल के सामने से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बन रहा है, वहाँ पे खुशबू आ रही है, और होटल देख करके आपको खाना खाने का मन कर दिया, तो ये एक बाह्य अभिप्रेरणा होगी। मतलब अभिप्रेरणा को इस तरह से डिफाइन करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, अभिप्रेरणा इसमें से कौन सी दीर्घकालिक होती है, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली होती है। तो आप देखेंगे अभिप्रेरणा जो है, जो इंटरनल जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो स्कूल में टीचर्स जो है उनको गुड देते हैं, स्माइली देते हैं, उनको स्टार देते हैं, शाबाशी देते हैं, ये सब उनको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, या उससे के थ्रू वो मोटिवेट होते हैं और उनका अधिगम इम्प्रूव होता है। इस तरह से ये लर्निंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और लर्निंग की थ्योरी को समझने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है कि अभिप्रेरणा और लर्निंग की थ्योरी को कैसे आप एक साथ रिलेट करके समझ सकते हैं। इसके बाद इमोशन जो है, संवेगों से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। संवेगों के कुछ सिद्धांत हैं, या संवेग या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशंस के अंदर बदलाव क्या होता है, बच्चे के अंदर संवेगात्मक चेंजेस कैसे होते हैं। और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस भी स्कूल में पढ़ाया जाने लगा है कि भाई जो सांवेगिक बुद्धि है उसका क्या महत्व है और बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा होता है उम्र में, और सांवेगिक रूप से बहुत ज़्यादा उसके अंदर बदलाव आता है। तो एक अध्यापक को संवेगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सिद्धांत आएंगे, जो थ्योरीज हैं, इसमें 3 थ्योरी बहुत ही ज़रूरी है, वो आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। संवेग में 3 थ्योरी है, जिसमें कि पहला जो है आपका जेम्स लांगे का सिद्धांत है। ध्यान रखना है, विलियम जेम्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो विलियम जेम्स हैं। जेम्स लांगे का सिद्धांत है, और ये प्राचीनतम थ्योरी है इमोशन की, कि हमारे अंदर पहले कैसे बदलाव आता है जब हम कोई चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, कोई घटना घटती है तो हमारे भावों में कैसे बदलाव आता है। दूसरी है आपके लॉ एंड कैनन बार्ड थ्योरी है। कैनन बार्ड ने भी बताया कि मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस का क्या यूज होता है हमारे इमोशंस के बदलाव के लिए। इन्होंने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर जोर दिया। जो इमोशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने सांप देख लिया तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, और हम साथ ही साथ कुछ एक्शन भी लेते हैं तुरंत। तो दोनों प्रक्रियाएँ जो होती हैं, इसमें फिजियोलॉजी और इमोशन दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो ये एक सिद्धांत हो गया आपका कैनन बार्ड थ्योरी। और इसके बाद है एक लास्ट जो है मॉडर्न थ्योरी है, सैचटर एंड सिंगर का सिद्धांत है, जो कॉग्निटिव सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सैचटर एंड सिंगर का जो सिद्धांत है, उस इमोशन में ये इंपॉर्टेंट है
कि आपके जो नॉलेज हैं वो आपके इमोशन के अंदर बदलाव लाते हैं। इसका एक उदाहरण हमने अपने साथियों को क्लास में भी दिया था, यूपी टेट का जब हम क्रैश कोर्स ले रहे थे, और क्रैश कोर्स में हमने 14 सीरीज भी आपको प्रस्तुत की थी। उसमें हमने ये चीज़ बताई थी इमोशन के लिए कि जैसे कि सैचेटर सिंगर जो है इसमें जैसे कि मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसके बच्चों वहाँ पे कुछ लोग जो क्लाइंट थे या प्रयोज्य थे, उनको बताया गया कि इसके एक गिलास में जूस दिया गया और बोला गया कि इसमें बहुत टॉनिक है और प्रोटीन है, विटामिन है, आप सभी लोग पिएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और सभी लोगों ने जब उसको टॉनिक समझ करके पी लिया तो बाद में उनको बोला गया कि इसमें जहर मिला हुआ था। तो सभी लोगों के भावों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है कि कॉग्निशन के अंदर, हमारे सोच और समझ के अंदर जब बदलाव आती है उस हिसाब से हमारे भावों के अंदर बदलाव आता है। ये थ्योरी है। 3 थ्योरीज को भी थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लेना और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पर्सनैलिटी से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। पर्सनैलिटी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। पर्सनैलिटी में आपको जो पढ़ना है, जैसे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, इसके पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यहाँ से सवाल बनेंगे साथियों। व्यक्तित्व के सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ट्रेट थ्योरी क्या है, विशेषक सिद्धांत क्या है। इसको विशेषक सिद्धांत को देने वाले गॉर्डन W. आलपोर्ट हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। विशेषक सिद्धांत के बाद है साइको एनालिटिकल थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया था, मन की अवस्थाओं के बारे में बताया था, ईगो, सुपर ईगो और कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। यहाँ से थोड़ा पढ़ना है आपको। इसके बाद जो है इंस्टिंक्ट थ्योरी जो होती है, इंस्टिंक्ट थ्योरी को बोलते हैं जो नेचुरल हमारे अंदर जो क्रियाएं होती हैं, इंस्टिंक्ट को हिंदी में अगर हम बोले तो जो इंस्टिंक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, हमारी नेचुरल या जन्मजात जो क्षमताएं होती हैं वो 14 प्रकार की होती है। तो विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के इंस्टिंक्ट के बारे में बताया, ठीक है। और जो आपके सिगमंड फ्रायड ने भी बताया है इंस्टिंक्ट के बारे में। 2 तरह की हमारे अंदर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एरोस और थैनाटोस। तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार के बताए, या इंस्टिंक्ट थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो मैकडूगल ही है। बाद में सिगमंड फ्रायड ने भी इसमें ऐड किया कि 2 तरह के इंस्टिंक्ट है। 2 तरह के इंस्टिंक्ट में एरोस और थैनाटोस है। एरोस का मतलब होता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति, थैनाटोस का मतलब होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये सब ध्यान रखनी है चीज़ें आपको। इसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाना है। समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। विद्यालय में समावेशी का मतलब होता है कि वे बच्चे जो विद्यालय के बाहर है या स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 2 कारण हो सकते हैं। तो शारीरिक असक्षमता हो सकती है, विकलांगता हो सकती है, या आर्थिक सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। माँ बाप उनके स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि वो बच्चे मतलब सोचते हैं कि बच्चे हमारे चले जाए काम करने के लिए या धंधा करें, पढ़ने की बजाय कहीं और जाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए उन बच्चों को समाज की, सरकार की और स्कूल की सबकी जिम्मेदारी है कि स्कूल तक लाया जाए। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ढाबे पे, चाय की दुकानों पे, रोड पे बच्चे छोटे छोटे काम करते हुए नज़र आते हैं, स्टेशन पे घूमते हुए नज़र आते हैं। उन बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए या पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद RT राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। RT जो है 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात करता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसेबल होते हैं, मतलब असक्षम होते हैं पढ़ने में। असक्षमता 2 तरह की होती है, जैसे कि उनके अंदर कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसके कारण बच्चे जो है अधिगम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स के अंदर, तंत्रिकाओं के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे आप लोगों ने कुछ बीमारियों का नाम सुना होगा, जिस बीमारी में आपका एक बीमारी का नाम है जैसे डिसलेक्सिया है, पठन की समस्या से संबंधित बीमारी है। डिसकैलकुलिया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित बीमारी है। एफेजिया है, बोलने से संबंधित समस्या की बीमारी है। इस तरह से आप देखेंगे डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन से संबंधित, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित बीमारी है। तो इस डिस्ग्राफिया है, लिखने से संबंधित बीमारी है। ये सब बीमारियों के नाम आप थोड़ा सा पढ़ करके जाएंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ बीमारियाँ वैसे भी होती हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन है, बच्चा मंद बुद्धि का बच्चा है, या ऑटिज्म है, यहाँ से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। यहाँ को भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना साथियों, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे।
इसके बाद शरीर क्रिया विज्ञान को थोड़ा आप लोगों को ध्यान से पढ़ के जाना है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी से, फिजियोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपको कहाँ ध्यान रखना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हार्मोन्स के बारे में आप ध्यान से पढ़ लेना, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, या हमारे अंदर पैंक्रियाज है, अलग अलग ग्रंथियों के क्या कार्य हैं, उस ग्रंथियों से उसके हमारे शरीर के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उन ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेना है। या CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड और ब्रेन आता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। 5% आपको अलर्ट रहना है कि कुछ नई चीज़ें भी पूछी जाएंगी जो थ्योरी से कुछ अलग होंगी, या कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना होगा साथियों। लेकिन ये वो एरिया है जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ से जो पॉइंट्स हमने बोले, अगर इन पॉइंट्स को भी आप लोगों ने ध्यान से रिवाइज कर लिया, ध्यान से सुन लिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे साथी जो हमारे साथ यूपी टेट के क्रैश कोर्स में ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, वो दोबारा उन क्रैश कोर्स को एक बार रिवाइज करके देख लेंगे। अड्डा 247 के साइट पे जा करके वहाँ से उन क्रैश कोर्स को भी रिवाइज कर लें। और हम साथियों, हम लोग KVS के लिए भी कुछ नए बैचेस को स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें भी एडमिशन प्रारंभ है। जो KVS की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी KVS के लिए इच्छुक हैं, 23 दिसंबर में जाने वाले हैं तैयारी एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए भी एक सुनहला मौका है कि आकर के अड्डा 247 की साइट पे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अपने भी साथी जो यूपी टेट और CTET की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो फ्री की जो हमारी वीडियोज़ हैं उसको पढ़ते रहे आकर के। और कुछ पेड वीडियोज़ हैं जहाँ पे हम पेड कोर्सेज चलाएंगे KVS के लिए। अगर जो लोग इच्छुक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस पर आप जा कर के आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें सीधे मेल कर सकते हैं। मेरा जो मेल ID है वो आप चाहे तो नोट कर लीजिए, prashant.singh@247.com। इस पे जा कर के साथियों आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें इस पे बता सकते हैं, या फ़ोन भी कर सकते हैं। जा कर के अड्डा के साइट पे वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो आपको वहाँ पे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, यूपी टेट के सभी विद्यार्थी इन टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट यूपी टेट स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अच्छा हो, मंगलमय हो एग्ज़ाम। इसी कामना के साथ मैं इस क्लास को आज विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।